हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाषा के बारे में बताऊंगी। इसमें मैं इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज, नेचर ऑफ लैंग्वेज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, भाषा के विशेषता के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। इस धरती में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा से संतृप्त है और भाषा के कारण ही मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न और उत्तम है। मनुष्य आज जो भी भाषा बोल रहा है, हम मनुष्य आज जो भी भाषा बोल रहे हैं वह शब्दों और ध्वनियों से ही विकसित हुई है। वर्ड्स और साउंड्स के द्वारा ही भाषा विकसित हुई है और विकास की इस यात्रा में भाषा निरंतर लगातार परिष्कृत होती रही है ना। मनुष्य जैसे जैसे सभ्यता की ओर बढ़ता रहा है वैसे वैसे भाषा का भी परिष्कार होता रहा है। इससे स्पष्ट है कि मानव विकास के साथ साथ भाषा भी विकसित होती रही है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अर्थ। भाषा मतलब शब्दों, पैटर्न्स और ध्वनियों की प्रणाली जो मनुष्यों द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए उपयोग की जाती है ना। भाषा जो है वो शब्द और पैटर्न्स और ध्वनियों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पे संप्रेषित करता है। हम अपने विचारों को भाषा के द्वारा संप्रेषित करते हैं और ये जो भाषा है वो किसके द्वारा बना है? शब्द, पैटर्न्स और ध्वनि के द्वारा। तो ये जो हम इसको संप्रेषित करने के लिए इसको उपयोग में लाते हैं, भाषा का उपयोग में लाते हैं। इसीलिए भाषा वाणी के माध्यम से विचार की अभिव्यक्ति का स्रोत है ना। हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं किसके द्वारा? लैंग्वेज के द्वारा। अपने विचारों को भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। अलग अलग विद्वानों ने भाषा को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 3 विद्वानों की परिभाषाओं को बताया है, जिसमें नंबर 1 है स्वीट, SWEET। अकॉर्डिंग टू स्वीट, लैंग्वेज may be defined as the expression of thought by means of speech sound। मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स। भाषा को ध्वनियों के माध्यम से विचार की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्वीट। नंबर 2 है क्रॉन्च महोदय के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्रॉन्च, CROUNCH, क्रॉन्च, लैंग्वेज इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ articulated and limited sounds in terms of expression। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। नेक्स्ट है काव्यदर्श के अनुसार। अकॉर्डिंग टू काव्यदर्श, if the world was not illuminated by the light of words, then the whole world would be dark। यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त ना होता तब यह समस्त संसार अंधकारमय हो जाती। यह कहना है काव्यदर्श का। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति
इस प्रकार से है। नंबर 1, भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। लैंग्वेज इज द मीडियम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स। नंबर 2, भाषा का विकास, अर्जन और प्रयोग तीनों ही समाज में होते हैं। डेवलपमेंट, यूज एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑकर इन सोसाइटीज। नंबर 3, भाषा सामाजिकरण का एक आयाम है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसकी भाषा सीखता है। लैंग्वेज इज अ डायमेंशन ऑफ सोशल reasoning. A person learns the language of society in which he lives. नंबर 4 है, भाषा संचारित है क्योंकि यह व्याकरणिक नियमों का पालन करती है। Language is structured as it follows grammatical rules. नंबर 5, भाषा विविध हो सकती है। लैंग्वेज कैन बी डाइवर्स। नंबर 6, भाषा सामाजिक है। इसका उपयोग सामाजिक समूहों में किया जाता है जब कम से कम 2 व्यक्ति शामिल हों। लैंग्वेज इज सोशल। इट इज़ यूज्ड इन सोशल ग्रुप्स व्हेन at least 2 persons are involved. नंबर 7, भाषा संस्कृति को पहचानती है। लैंग्वेज आइडेंटिफाइज कल्चर, है ना। भाषा के द्वारा हम किसी भी संस्कृति को पहचान सकते हैं भाषा को सुनकर। नेक्स्ट, नंबर 8, भाषा सामान्य है। लैंग्वेज इज जनरल। नेक्स्ट, नंबर 9, भाषा में नियम होते हैं जो प्रतीकों की व्यवस्था को नियंत्रित करती है। लैंग्वेज हैज़ रूल्स दैट गवर्न द और अरेंजमेंट ऑफ द सिंबल। नंबर 10, भाषा बोलने, पढ़ने और सुनने से सीखी जाती है। Language is learned by listening, speaking, reading and writing. Now, characteristics of language. भाषा की विशेषताएं। वैसे भाषा की बहुत सारी विशेषताएं, मैंने इस वीडियो में कुछ विशेषताओं को, भाषा की विशेषताओं को बताया है, जिसमें नंबर 1 है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। बहुत सारे विद्वानों के मतानुसार पिता की भाषा पुत्र को मिलती है। अर्थात जिस प्रकार से पैतृक संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, उसी प्रकार भाषा उसी धरोहर के रूप में मिल जाती है। लेकिन यह हमेशा सही नहीं हो सकती, है ना। हमेशा भाषा पैतृक संपत्ति नहीं हो सकती। यदि किसी भारतीय बच्चे को जन्म के तुरंत बाद इंग्लैंड भेज दिया जाए और उसका लालन पालन इंग्लैंड में हो, तो वो बच्चा कौन सी भाषा सीखेगा? अंग्रेजी भाषा, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, तो वो भारतीय भाषा नहीं बोल पाएगा। वो बच्चा अंग्रेजी बोलेगा। तो ऐसे क्या पता चलता है कि भाषा अगर पैतृक संपत्ति होती तो वह बालक भारतीय भाषा बोलता, है ना। लेकिन वो भारतीय भाषा तो नहीं बोल रहा है, वो अंग्रेजी भाषा बोल रहा है। नेक्स्ट, नंबर 2 है
भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। लैंग्वेज इज ट्रेडिशनल, अ पर्सन कैन अर्न इट एंड कैन नॉट प्रोड्यूस इट, है ना। उसको उत्पन्न नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, उसको अर्जित करते हैं हम। किसी भी भाषा को अर्जित करते हैं हम, उसको उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसमें भाषा जो है वो परंपरा से चली आ रही है, और व्यक्ति जो है परंपरा और समाज से भाषा को अर्जित करता है, और एक व्यक्ति उससे उत्पन्न नहीं कर सकता, है ना। भाषा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उत्पन्न तो वो नहीं कर सकता, हम उत्पन्न तो नहीं कर सकते भाषा को, लेकिन उसको परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। यदि भाषा का कोई जनक या जननी है तो वो कौन है? परंपरा और समाज, है ना, जहाँ पे भाषा का जन्म होता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाषा का अगर कोई जननी है वो कौन है? परंपरा है, ट्रेडिशन, और सोसाइटी, समाज है, जहाँ पे भाषा का जन्म होता है। नेक्स्ट नंबर 3 है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। देयर इज नो फाइनल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती, है ना। भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती, पूरी नहीं होती, अर्थात यह कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अंतिम रूप अमुक है, ये भाषा का अंतिम रूप ये भाषा है ना। कभी हम ये नहीं कह सकते, है ना। मातृभाषा का अंतिम रूप तो ये जो बोल रहा है मृत भाषा, सॉरी मातृभाषा नहीं, मृत भाषा का अंतिम रूप अवश्य अंतिम होता है, लेकिन जीवित भाषा, जो जीवित है भाषा, उसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें अंतिम कुछ नहीं है। और भाषा जो है परिवर्तनशील विकास की एक प्रक्रिया है ना। परिवर्तन, जैसे शुरुआत में कैसी भाषा थी और वो परिष्कृत होते होते आज कैसी हो गई है, किस तरह की भाषा हम बोलने लगे हैं। हिंदी भी पहले कैसे बोला जाता था, उसके बाद वो परिष्कृत होते होते और अच्छी होती गई। नेक्स्ट है नंबर 4, भाषा अध्यात्म सामाजिक वस्तु है। लैंग्वेज इज अ सोशल ऑब्जेक्ट। भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से होता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी भाषा को हम बोलना सीखते हैं। तो इसकी वास्तविकता यह है कि भाषा का जन्म समाज में होता है और उसका विकास भी समाज में होता है, और उसका प्रयोग भी समाज में होता है ना। भाषा का विकास, उसका जन्म, उसका प्रयोग कहाँ होता है? समाज में होता है, क्योंकि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है ना। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक समाज में रहते हैं, और हमें अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा की आवश्यकता हमें पड़ती है। नेक्स्ट है नंबर 5, भाषा अर्जित संपत्ति है। लैंग्वेज इज अर्न प्रॉपर्टी। मनुष्य भाषा का अर्जन कैसे करता है? अपने चारों तरफ के वातावरण से करता है, और ये जो तथ्य है इसकी पुष्टि हम कई उदाहरणों से कर सकते हैं। कई तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं कि मनुष्य अपने वातावरण से भाषा का अर्जन करता है ना। भाषा का अर्जन वो अपने चारों ओर के वातावरण से करता है। तो इसका हम एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं कि एक भारतीय बालक का अंग्रेजी वातावरण में पालन पोषण किया जाए तो वो क्या सीखेगा? अंग्रेजी सीखेगा, है ना। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज अक्वायर्ड बाय
इमिटेशन, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है ना। अनुकरण ही ना, इमिटेशन के द्वारा ही हम सुन के उसको नकल करते हैं भाषा को और सीखते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाषा का जो भाषा को हम कैसे सीखते हैं, अर्जित कैसे करते हैं, अनुकरण के द्वारा। यदि किसी बच्चे के सामने उसकी माँ रोटी को रोटी कहती है तो वह बच्चा भी रोटी ही कहेगा, है ना। जैसा हम बोलेंगे हमारे बच्चे भी उसी तरह से बोलता है। वो सुनता है कि माँ इस रोटी को रोटी बोल रही है तो वो क्या बोलता है, धीरे धीरे वो रोटी कहने लगता है ना। वो कोशिश करता है पहले और उसके बाद फिर वो बोलना सीख जाता है। तो ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है, भाषा को अनुकरण के सहारे ही सीखना, ये सबसे बड़ा गुण है। हम अनुकरण, नकल के द्वारा ही भाषा को सीखते हैं। ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। नेक्स्ट है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा जो है वो चिर परिवर्तनशील है ना। परिवर्तित हो सकती है भाषा। भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जाता है और लिखित रूप उसके पीछे पीछे ही चलता है। बोल रहे हैं कि भाषा का जो मौखिक रूप को ही भाषा कहा जाता है और लिखित रूप उसके पीछे पीछे चलता है। और मौखिक भाषा जो है, ओरल लैंग्वेज जो है, वो कैसे सीखा जाता है, इमिटेशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, नकल करने के द्वारा व्यक्ति सीखता है। लेकिन अनुकरण जो है, नकल जो है, वो हमेशा अपूर्ण होता है ना। हम जो नकल करते हैं, जो इमिटेशन करते हैं, वो क्या है, वो क्या होता है, हमेशा अपूर्णता, पूरा नहीं रहता है, कंप्लीट नहीं रहता है। इसी कारण से भाषा जो है वो परिवर्तनशील होता है ना। लैंग्वेज क्या हो सकता है, चेंज, बदला जा सकता है, बदलता रहता है। तो अनुकरण जो है, अनुकरण पर शारीरिक तथा मानसिक विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है ना। फिजिकल एंड मेंटल डिफरेंसेस का प्रभाव पड़ता है। हम उस चीज़ को किस तरह से इमिटेट करेंगे और कोई और उस चीज़ को, उस बात को किस तरह से नकल करेगा, है ना। हम जैसे नकल करेंगे उसी के अनुसार। तो ये नकल करना भी कि क्या बोल रहा है, मेंटल एंड शारीरिक, फिजिकल एंड मेंटल डिफरेंसेस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जिसकी सूक्ष्म भिन्नता, बहुत माइक्रो, छोटा भिन्नता भी भाषा में परिवर्तन का कारण बन जाती है ना। परिवर्तन हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे, कोई उसी बात को अलग अलग तरह से अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा चिर परिवर्तनशील है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज, नेचर, भाषा की प्रकृति और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की विशेषता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।